मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। तत्व और सूत्र ग्रंथराज में तृतीय अध्याय का वर्णन चल रहा है, जिसमें मध्यलोक का वर्णन करते हुए जम्बू द्वीप को आदि लेकर के असंख्यात द्वीप और समुद्रों की चर्चा आपको बताई जा चुकी है। दूना दूना विष्कंभ पूर्व को घेरे हुए वलय की आकृति में यह द्वीप और समुद्रों की रचना एक राजू तक फैली हुई विस्तार के साथ में रहती है। इसको समझने के लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि द्वीप और जो समुद्र हैं, उन सभी द्वीप और समुद्रों की जो संरचना है वो वलयाकार बताई गई है। वलय का मतलब होता है जो आप चूड़ी पहने रहते हैं, इसको कंगना कहते हैं। तो इस तरह की ही जो है आप उसकी रचना समझना। और जो एक समुद्र के बाद फिर द्वीप आता है, फिर समुद्र आता है, फिर द्वीप आता है, ये एक दूसरे को पूरा परिक्षेपी का मतलब होता है चारों ओर से एक समान घेरे हुए। एक तो वलयाकार हो गया और उसी को घेरे हुए दूसरा द्वीप या समुद्र आ गया। तो यह देखना, एक बात विशेष रूप से यह जानने में रखना कि यहाँ जो दूना दूना बताया जा रहा है वह दूना दूना क्या है। वह दूना दूना पिछले वाले वलय की अपेक्षा से आगे वाले वलय का विस्तार दूना है। तो जब विस्तार दूना होगा तो वह चारों ओर एक जैसे विस्तार के साथ में दुगनेपन को लिए हुए होगा। ये ध्यान में रखना। जो आप ऐसा समझते हो कि उसका डायमीटर दूना हो गया, ये बात ठीक नहीं है। डायमीटर दूना नहीं हुआ। अगर आप उसका डायमीटर देखेंगे तो वो तो 4 गुना दिखेगा आपको। समझ आ रहा है ना? क्योंकि अगर हम जम्बू द्वीप को ऐसा 1 लाख योजन विस्तार वाला मान लिया उसका डायमीटर, अब उसके आगे हमने 2 लाख योजन वाला हम जब छल्ला उसके आगे, वलय उसके आगे जब रखेंगे तो वो 2 लाख योजन विस्तार उसका चारों तरफ है। अब आप केंद्र से देखोगे तो क्या दिखेगा? 2 लाख ही इधर दिखेगा और 2 लाख ही इधर दिखेगा। तो डायमीटर अगर हम उसका पूरा देखेंगे तब तो 4 हो जाएगा। समझ आ रहा है? तो ये ध्यान में रखना। इसको आपको बाद में बताएंगे कि इसका प्रयोजन क्या है, लेकिन अभी ये ध्यान में रखना कि यहाँ पर जो विस्कंभ है, तो विस्कंभ शब्द जो होता है वो कोई भी जो गोल वस्तु है, उस गोल वस्तु की जो चौड़ाई है या मोटाई है उसके लिए होता है ना? तो इतना ध्यान रखते हुए सभी द्वीप समुद्रों को आपको दूना दूना करना है। ज़्यादातर लोगों के लिए इस तरह से ध्यान में रहता है कि वो डायमीटर दुगना हो रहा है, तो डायमीटर तो देखा जाए अगर अगले वाले वलय का, तो वो डायमीटर तो जितना इधर है उतना ही उधर भी है ना? तो वो एक तरफ का डायमीटर नहीं कहलाएगा, डायमीटर तो पूरा कहलाता है, एक छोर से दूसरे छोर। तो वो जो है डबल हो जाता है। तो इस दृष्टिकोण से आप इसको ये ध्यान में रखें कि ये सब एक दूसरे को घेरे हुए जो चौड़ाई है, उनकी चौड़ाई सर्वत्र गोलाई में एक समान है। केंद्र से देखेंगे तो जितना पूरब में दिखेगा उतना ही पश्चिम में आएगा। ये ध्यान में रखना। यहाँ पर ये विशेष बात है
कि इस सूत्र में जो कल पढ़ा गया था द्विर्द्विर्विष्कंभ, सभी जो द्वीप और समुद्र हैं इनकी आकृति जो है वलयाकृति बताई है ना। केवल एक एक्सेप्शन है जम्बू द्वीप, जो पहला द्वीप है उसको छोड़कर, है ना। द्वीप से शुरू होता है और समुद्र पे अंत होता है। अगर हम इस सूत्र को इस तरीके से देखें कि ये पूर्व पूर्व को घिरे हुए वलयाकृति वाले हैं, तो वलय की आकृति वाला जम्बू द्वीप नहीं है। वलय की आकृति शुरू हो रही है लवण समुद्र से, है ना, और वो वलय की आकृति लवण समुद्र से शुरू होकर के खत्म हो रही है स्वयंभू रमण समुद्र पर। तो समुद्र से समुद्र की कहानी है ये वलयाकृति है, समझ आ रहा है ना। बीच में जम्बू द्वीप को नाम लेकर के तो बताया गया है कि जम्बू द्वीप लवणोदादय है, चूंकि हमें बताना है जम्बू द्वीप पहला है, लवण समुद्र पहला समुद्र है, ये पहला द्वीप है, ये बताने की अपेक्षा से है। लेकिन ये ध्यान रखना कि वलय आकृति जो है वो यहाँ से लवण समुद्र से लेकर के स्वयंभू रमण समुद्र तक बनेगी। तो जम्बू द्वीप की कैसी होती है, इसके विषय में यहाँ विचार किया जाता है। आगे का सूत्र अब हम पढ़ते हैं। तन्मध्ये मेरुनाभिर वृत्तो योजन शतसहस्र विस्कंभो जम्बू द्वीप। ये जम्बू द्वीप का वर्णन करने के लिए सूत्र आया है। सबसे पहले लिखते हैं तन्मध्ये। तन्मध्ये का मतलब तत् का संबंध होता है ऊपर से, जो हम ऊपर कह के आए हैं उसके बीचों बीच में। तो तन्मध्ये का मतलब हो जाएगा कि जितने भी हमने द्वीप और समुद्र हैं उनका जो वर्णन किया है, तो द्वीप और समुद्रों के बीचों बीच में जम्बू द्वीप है। अगर हम थोड़ा सा देखें ऊपर वाले सूत्र को और इस वाले सूत्र की अगर हम बारीकी नापें, तो सूत्र के अनुसार ऐसा भी ध्वनित होने लग जाता है कि हम ऊपर तो द्वीप समुद्र सबका वर्णन कर ही आए थे, तो उसमें जम्बू द्वीप भी शामिल ही था। अब उन सब जम्बू द्वीप को लेकर के स्वयंभू रमण समुद्र तक सब द्वीप और समुद्रों के बीच में ये जम्बू द्वीप है। ये कोई नया जम्बू द्वीप आ गया क्या? तो आचार्य कहेंगे कि इस तरह का तर्क करना उचित नहीं है, क्योंकि शब्द जो है वो अपनी एक निश्चित सामर्थ्य रखते हैं और शब्दों के साथ साथ हमें अर्थ को भी देखना होता है। तो अर्थ यहां हमें यही देखना है कि सब समुद्रों और द्वीपों के बीच में एक जम्बू द्वीप है। इसका एक समाधान बहुत अच्छा हमने ये निकाला कि अगर कोई ऐसा तर्क दे तो इसके लिए उत्तर यह है कि द्विर्द्विर्विष्कंभ माने दूना जहां से शुरू हुआ है वहां से जो द्वीप और समुद्र हुए हैं उन द्वीप और समुद्रों के बीच में जम्बू द्वीप है। और दुगना हुआ है तो किसी ना किसी का दुगना हुआ होगा, उसकी हमने चर्चा नहीं की। और वो जो दुगना हुआ है वहां से वलय आकृति शुरू हुई है, और जो दुगना नहीं हुआ है उसकी आकृति यहां बताई जा रही है ना। उसकी आकृति क्या है? तो यहां कहते हैं मेरु नाभिर वृत्तो, वृत्त, उसकी आकृति वृत्ताकार है। जम्बू द्वीप की आकृति कैसी है? वृत्ताकार। वृत्ताकार कहते हुए भी वह वृत्त माने होता है गोल घेराव को लिए हुए, है ना। वृत्त का मतलब ऐसा नहीं समझ लेना गेंद की तरह, नारंगी की तरह, ये वृत्त नहीं, ये ऐसा गोलाकार नहीं, ये जो है वृत्ताकार है। और ये वृत्ताकार थाली की तरह, है ना। तो इस तरह के वृत्त को धारण करने वाला यह जम्बू द्वीप है, वृत्ताकार थाली के समान आकार वाला। तो इसकी अपनी आकृति सब द्वीप समुद्रों से अलग है, और ये सभी द्वीप समुद्रों के बीचों बीच में है। और फिर यहां कहते हैं नाभिर, मेरु नाभिर, इस जम्बू द्वीप की जो नाभि है वो मेरु है ना। नाभि का मतलब होता है मध्य का स्थान, एक तरह का समझ लो, है ना। इसके विषय में भी अगर हम बारीकी से विचार करें तो ये एकदम से मिडिल पॉइंट नहीं होता। मतलब जो मेरु पर्वत है
वो जम्बू द्वीप के बिल्कुल एक्यूरेट मिडिल में स्थित है, ऐसा नहीं है। नाभि कहने से मतलब है, यहां पर आचार्य विद्यानंदी महाराज ने श्लोक वार्तिक में बताया कि एक उपचरित मध्य स्थान, माने मध्य स्थान को हम उपचार से थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है तो उसको भी हम मध्य ही कहेंगे। समझ आ रहा है? जैसे मनुष्य के शरीर में, सबके शरीर देह में जो नाभि है वो मध्य स्थान ही माना जाता है। सुन रहे हो? लेकिन वो मध्य नाभि जो है वो मध्य में वह नहीं बैठती। कैसे पता पड़ेगा? आप नाप के देख लो, नाभि पे हाथ लगाओ, बिलस्ते से नापो ऐसे करके। समझ आ रहा है ना? 3 बिलस्त में तो जो ऊपर नप जाता है, थोड़ा सा ये माथा छोड़ करके है, और नीचे नापा था मैंने तो 4 बिलस्त में नपा था। समझ आ रहा है? तो इसका मतलब ये हुआ है कि 4 और 3 7 बिलस्त में 3.5 पे बैठता है नाभि, है ना? तो 3 3.5 ये मतलब चल जाता है, ये उपचरित यही कहलाता है। समझ में आ रहा है ना? तो इसी तरीके से यहां समझना, जम्बू द्वीप का मध्य पॉइंट नहीं है मेरू पर्वत, है ना? और जो मेरू का स्थान बीचों बीच का माना जाता है वो तो केवल वह है जो मेरू पर्वत के नीचे 1000 योजन उसकी जड़ होती है। 1 लाख योजन ऊंचा मेरू पर्वत होता है, तो उसमें 1000 योजन के नीचे जड़ होती है और 99,000 योजन वो ऊपर फैला हुआ है। तो उसमें जो जड़ में अंत में एक 8 प्रदेश होते हैं, मध्य भाग, मध्य में 8 प्रदेश होते हैं उसके जड़ में, है ना? उस 8 प्रदेशों को मध्य माना जाता है, लेकिन वो मध्य जो माना जाता है वो पूरे लोक का मध्य माना जाता है। और एक बहुत अच्छी बात तो यह है कि अगर हम इस तरह से हम मध्य स्थान देख करके अगर हम ऊर्ध्वलोक और अधोलोक का विभाजन करते हैं तो 2 ही लोक सिद्ध होते हैं। देखा जाए तो विभाजन 7 राजू नीचे अधोलोक का है और 7 राजू ऊपर ऊर्ध्वलोक का है। समझ आ रहा है? मध्य लोक तो कहीं है ही नहीं है, विवक्षा है। वक्ता की इच्छा का नाम विवक्षा कहलाता है। अब आप देखें क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, कि जो मध्य के 8 बिंदु हैं, उन 8 बिंदुओं में जो मध्य स्थान है वो पूरे लोक का मध्य पॉइंट है और उसके नीचे अधोलोक है और उसी के ऊपर ऊर्ध्वलोक है। यानी हमने उस ऊर्ध्वलोक को शुरू किया उस मेरू के 8 प्रदेश वाले उस स्थान से, और वहां से हम ऊपर की ओर चले। तो जब हम ऊपर आए तो वह हमारे लिए मध्यलोक हुआ, वहां पर हम जो है विस्तार को प्राप्त हुए। लेकिन देखा जाए लोक की रचना के अनुसार, तो लोक की रचना के अनुसार तो यह ऊर्ध्वलोक में ही मध्यलोक शामिल है। मध्यलोक भी एक उपचार से मध्यलोक कहा जा रहा है, वस्तुतः तो ये क्या है? ऊर्ध्वलोक है। एक ये भी बात है। इस तरह से इसकी व्याख्या समझते हुए तन मध्य, किसके मध्य में? लवण समुद्र आदि से लेकर के जो स्वयंभू रमण समुद्र तक के समुद्र हैं, उन सबके बीच में। समझ आ रहा है? और जब लवण समुद्र लोगे तो लवण समुद्र ऐसा तो ही नहीं है कि उसमें हमने जम्बूद्वीप छोड़ दिया। लवण समुद्र पूरा आएगा तो उससे लेकर के उन बाहरी समुद्रों के सबके बीच में जम्बूद्वीप आ जाएगा। तन मध्य मेरू नाभिर, मेरू जो है नाभि की तरह उपचरित मध्य देश में स्थित है। वृत्तो माने वह अन्य द्वीप समुद्रों की तरह वलयाकार नहीं है, वृत्त है ना? सपाट, वह पृथ्वी की तरह तल पर सपाट है, बिल्कुल दर्पण की तरह बिल्कुल सपाट बताया गया। तो आप देखें अब ये पृथ्वी गोल कैसे हो गई? समझ आ रहा है ना? जम्बूद्वीप तो गोल नहीं है, गोल होते हुए भी वो ऐसा गोल तो नहीं है जैसा गोल आप लोग दिखाते हो, नारंगी की तरह, है ना, ग्लोब जो बिल्कुल गेंद की तरह घूमता रहता है, ऐसा गोल तो है ही नहीं।
ये जो जम्बूद्वीप है ये बीचों बीच में वृत्त आकार वाला है ना। अब इसको हम अगर और कोई भी तरीके से इसकी रचना देखते हैं तो वह रचना आप लोग अपने तरीके से देख तो सकते हैं, लेकिन उसमें ये सब चीजें व्यवस्थित नहीं हो सकती हैं जो यहां आगे बताई जाने वाली हैं। उस गोल गेंद में क्या दिखेगा आपको? कभी सुमेरु पर्वत देखा उसमें? अभी यहां आगे बताए जाने वाले आपको जम्बूद्वीप के अंदर क्या क्या होता है, क्षेत्र हैं, नदियां हैं, पर्वत हैं, है ना, द्रह हैं, बड़े बड़े उसमें विधेय आदि क्षेत्र भी हैं, और उनके अंदर जो है तरह तरह के पर्वतों पर तरह तरह का बहुत विस्तार है, मतलब अनेक प्रकार के पर्वत, उसमें तीर्थंकरों का रहना, बड़े बड़े क्षेत्र, कर्म भूमियां, भोग भूमियां, ये सब आपको अपनी इसी छोटी गेंद में क्या दिखाई देता है बताओ? तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर हम इस तरह से केवल पृथ्वी को मान करके बैठे हैं तो ये हमारा बहुत छोटा सा ज्ञान है, जिसके माध्यम से हमने अपनी, जैसे मान लो कोई पॉइंट होता है, उस पॉइंट का ज्ञान है, हमें वास्तविकता का पूरा ज्ञान नहीं है, और पॉइंट गोल जैसा लगता है चारों तरफ से, है ना। तो आपको ढंग से व्यवस्थित रूप से इस पृथ्वी को जानने के लिए पहले इसको वृत्त के रूप में स्वीकार करना होगा। यह गोल है और गोल होते हुए भी चपटी है, सपाट है, थाली के आकार में। योजन शत सहस्र, कितने योजन वाला है ये जम्बूद्वीप? शत माने 100, सहस्र माने 1000, ठीक है ना। 1000 में 100 और आप उसकी डिजिट उसके साथ में रख दोगे तो वो लाख हो जाएगा। 1 लाख योजन, इसका भी ये विस्कंभ बताया जा रहा है। विस्कंभ का मतलब उसके भीतर का, उसकी मोटाई या उसका व्यास हम कह सकते हैं। ये विस्कंभ जो है ये जम्बूद्वीप का बताया गया है, ठीक है ना। अब इस जम्बूद्वीप के भीतर क्या होता है ये हम आगे बढ़ते हैं। भरत हैमवत हरिविदेह रम्यक हैरण्यवतैरावत वर्षाः क्षेत्राणि। ये क्षेत्राणि माने ये क्षेत्र हैं, क्षेत्र बोलते हैं, रीजन, है ना। कितने हैं ये? 7 क्षेत्र हैं इस जम्बूद्वीप के अंदर। जो 1 लाख योजन विस्तार वाला है उसके अंदर 7 रीजन्स हैं, है ना। और उसमें शुरुआत होती है भरत से, है ना। एक तरह से जब हम किसी गोल चीज को देखेंगे तो उसके नीचे से हम आपको ऊपर तक की यात्रा कराएंगे। भरत कहाँ है? तो नीचे की ओर, है ना। उस गोलाकार उस थाली के अंदर आप नीचे जो है एक ऐसी लाइन खींचेंगे, नीचे एक ऐसी लाइन खींचेंगे तो अपने आप एक बो बन जाएगा, धनुष, है ना, धनुषाकार। नीचे एक लाइन खींचो, जितनी बड़ी लाइन आपने नीचे खींची उतनी बड़ी लाइन ऊपर खींच दो बराबर में, ठीक है ना। तो एक धनुषाकार रचना नीचे हो गई, एक ऊपर हो गई, ठीक है। जो आपने वृत्त बनाया है गोल, उसके बीचों बीच में एक पॉइंट बना दो, ये हो गया आपका मेरू पर्वत। उसके भी चारों ओर एक और वृत्त सा बना दो, जो हो गया आपका विदेह क्षेत्र, है ना। अब हम इसी के अनुसार पढ़ते हैं। सबसे पहला क्षेत्र किसका नाम है? भरत। और वर्ष शब्द इसमें जो जुड़ा हुआ है वो सबके साथ लगाना, भरत वर्ष, है ना। कौन सा क्षेत्र? पहला भरतवर्ष। दूसरा क्षेत्र हैमवत वर्ष, वर्ष सबके साथ लगाना है ना। तीसरा क्षेत्र हरिवर्ष क्षेत्र। चौथा क्षेत्र विदेह वर्ष क्षेत्र। पांचवां रम्यक वर्ष क्षेत्र। छठवां हैरण्यवत वर्ष ये क्षेत्र। और सातवां ऐरावत वर्ष क्षेत्र।
ये वर्ष शब्द सबके साथ लग करके ऐसे इसके नाम पढ़ने में आएंगे। ठीक है ना। तो पहला क्षेत्र है भरतवर्ष, जिसको हम बोलते हैं भारतवर्ष, है ना। और ये इसका मूल नाम है भरतवर्ष। शिलालेखों में भारत का मूल नाम लिखा हुआ मिलता है प्राकृत भाषा में भरतवत्स इसी रूप में। तो वह भरतवर्ष ये नाम भी संविधान में जो लिखा गया है ये उसी शिलालेख को प्राकृत भाषा के शिलालेख के आधार पर ही लिखा गया है और उसी आधार पर यह नाम भारत के रूप में जाना जाता है। आचार्यों ने यह भी बताया है कि इसका नाम भरत क्यों है, तो दो कारण दिए। एक तो यह है कि यह अनादिकाल से रूढ़ी से यह नाम ही चला आ रहा है ना, क्योंकि जो अकृत्रिम रचनाएं हैं वो सब अनादिकाल से हैं, तो इनका यह नाम इसी क्षेत्र का यही रहेगा, भरत। दूसरा एक कारण इसमें यह भी होता है कि जब यह अवसर्पणी काल प्रारंभ होता है तो इसमें जो पहला चक्रवर्ती होता है वह भरत ही होता है, भरत नाम का ही होगा। उसके नाम से भी इसका नाम भरत से भरतवर्ष पड़ता है ना। तो यह पहला क्षेत्र है भरत क्षेत्र। इसके आगे हम बढ़ेंगे, फिर एक लंबी लाइन आप क्षेत्र की बनाना, है ना। और इस क्षेत्र और आगे के क्षेत्र के बीच में एक एक पर्वत होते हैं। क्षेत्र कितने हो गए गोले के अंदर? 7, है ना। और वो 7 क्षेत्र विभाजित किससे हैं, तो वो आगे के सूत्र से भी हम पढ़ लेते हैं। तद विभाजिनः पूर्वापरायता हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्मी शिखरिणो वर्षधर पर्वताः। ये क्या कहा गया? वर्षधर, वर्ष माने जो ऊपर, वर्ष माने बताए थे क्षेत्र, उन क्षेत्रों को धारण करने वाले या उनका विभाजन करने वाले ये पर्वत हैं। तो 7 क्षेत्रों का विभाजन करने वाले 6 पर्वत हुए। इनके नाम क्या हैं? तो हिमवन, महाहिमवन, निषद, फिर नील, फिर रुक्मी और फिर उसके बाद शिखरणी। ये पर्वतों के 6 नाम हो गए, है ना। अब 2 क्षेत्रों के बीच में एक एक पर्वत डाल दो, ठीक है ना, विभाजन करना है ना। तो ऊपर जो क्षेत्र बताए थे कौन कौन से? भरत, हेमवत। भरत और हेमवत के बीच में कौन सा पर्वत आ जाएगा? पहला हिमवन पर्वत, ठीक है ना। हेमवत और आगे हरि क्षेत्र, उसके बीच में क्या आ जाएगा? महाहिमवन पर्वत। हरि और विदेह के बीच में निषद पर्वत। विदेह के बाद में रम्यक, रम्यक क्षेत्र आएगा, है ना। उसके वो कौन सा पर्वत? नील पर्वत, ठीक है ना। और फिर रम्यक के बाद में हैरण्यवत, उसमें कौन सा पर्वत? रुक्मी पर्वत। और फिर उसके बाद में शिखरणी पर्वत, जो कि ऐरावत क्षेत्र और उससे पहले का हिरण्यवत क्षेत्र, उन दोनों के बीच का विभाजन करने वाला हो जाए। इस तरह से ये जम्बू द्वीप का केवल अभी आपको एक सन्निवेश बताया जा रहा है कि जम्बू द्वीप के अंदर अभी मोटी मोटी चीजें हैं। पर्वत जो ये बताए जा रहे हैं, इन पर्वतों को कहते हैं कुलाचल पर्वत, इन्हीं का नाम है। हम थोड़ा सा भरत क्षेत्र के बारे में, जो एक क्षेत्र है ना, अब हमने उसको क्या कर दिया? एक धनुषाकार बना लिया। एक डिजाइन बना लो, ऐसा एक गोला, ऊपर से एक लाइन, इतना आग धनुषाकार आप बना लो, ठीक है ना। उसके बीचों बीच में एक लाइन और डाल दो, बिल्कुल बीचों बीच में। ये कहलाया विजयार्ध पर्वत। चक्रवर्ती जब दिग्विजय करने के लिए निकलता है तो इस विजयार्ध पर्वत से होकर के क्रॉस करके जाता है। और यही वो विजयार्ध पर्वत है जहां पर विद्याधर लोगों की, मनुष्यों की नगरियां बनी होती हैं। इसमें 2 श्रेणियां होती हैं, उत्तर श्रेणी और दक्षिण श्रेणी। तो उसका विभाजन, उसका वर्णन बाद में कभी। तो ये हो गया एक बीच का विजयार्ध पर्वत। अब इसी में वर्टिकल 2 लाइनें और खींचो, देखो उसमें कितने पोर्शन हो गए?
6 ही हुए ना, 3 ऊपर 3 नीचे। ये जो हमने बड़ी बड़ी लाइनें खींची थी, ये लाइनें नहीं है, ये नदियां हैं। गंगा और सिंधु नदी इनका नाम है। अब आप देखो कि ये वो 6 खंड हैं। इन 6 खंडों में जो आपने विजयार्ध पर्वत के नीचे की लाइन है, ये कहलाएगा दक्षिण भाग। ठीक है ना, नीचे की तरफ, हमारी तरफ जो होगा वो दक्षिण, और उधर की ओर होगा ऊपर की तरफ वो क्या कहलाएगा, उत्तर भाग। तो दक्षिण भाग में जो बीचों बीच का जो पोर्शन है, माने नीचे के विजयार्ध पर्वत के नीचे 3 पोर्शन है, उन तीनों में जो बीचों बीच का पोर्शन है उस पे लिख दो आर्यखंड। और फिर जो बाकी के बचे 5, उन सब में लिख दो मिलेच्छ खंड, मिलेच्छ खंड, मिलेच्छ खंड, मिलेच्छ खंड। अब आप लोग देखो हम कहां बैठे हैं, आर्यखंड में, है ना। जम्बू द्वीप तो कितना बड़ा हो गया, वो तो गया। सुमेरु पर्वत और वो तमाम हिमवन, हिमवन, वो सब पर्वत तो सब छूट गए। भरत क्षेत्र के ही केवल 6 खंडों में से एक छोटे से ब्लॉक में हम बैठे हैं अभी। वो ही इतना बड़ा है कि वही आपके लिए भी पूरा जानने में नहीं आ रहा है, वो आर्यखंड। इसके चारों ओर ये जो 5 मिलेच्छ खंड हैं, इन 5 मिलेच्छ खंडों में भी मनुष्य रहते हैं, यहां पर भी जीवन चलता है। और जो मिलेच्छ खंडों की कभी कभी कोई विशेषताएं मैंने आपको बताई है, वो इन्हीं मिलेच्छ खंडों की बताई। जैसे भी दूसरा अध्याय पढ़ रहे थे तो यहां नपुंसक वेद वाले जीव नहीं होते, यहां पर लब्धि, अपर्याप्तक, समूर्छन मनुष्य नहीं होते हैं। तो ये इन मिलेच्छ खंडों की कुछ विशेषताएं भी हैं। जबकि यहां पर कोई धर्म कर्म नहीं होता है, तीर्थंकरों का विहार होगा वो केवल आर्यखंड में ही, नगरियों में होगा, मिलेच्छ खंडों में नहीं होगा। चक्रवर्ती जो जाता है वो सब इन मिलेच्छ खंडों की और आर्यखंड की सबकी परिक्रमा लगा करके विजय करके लौटता है वापिस अपनी अयोध्या नगरी में। जो आपने आर्यखंड बनाया है उसके बीचों बीच में एक छोटा सा गोला और बना लो, उसका नाम है अयोध्या नगरी। वो बीचों बीच में 12x9 योजन की समझ आ रहा है ना। हाँ, इसका दूसरा नाम विनीता नगरी भी कहलाता है। तो इस अयोध्या से यह चक्रवर्ती शुरू होता है। विजयार्ध पर्वत का बहुत बड़ा वर्णन है, गुफाओं में से निकल करके फिर उस विजयार्ध पर्वत के पल्ली ओर, माने दूसरी ओर, उधर जाता है। जो आपने नीचे लिख रखा है आर्यखंड, है ना, उसी लाइन के ऊपर वाले खंड में, माने ऊपर के 3 ब्लॉक में से बीच के ब्लॉक पर एक और गोला बना लो, उसमें लिख लो वृषभाचल पर्वत। छोटा सा चीज आपको समझ में आ जाए, ये वो पर्वत है जिस पर चक्रवर्ती विजय प्राप्त करने के बाद में अपना नाम खोदने के लिए इस पर्वत पे जाता है। वो इस मिलेच्छ खंड में पड़ता है। इतनी सी सामान्य सी जानकारी है। ये क्या हुआ, ये भरत क्षेत्र की जानकारी हुई, है ना। जैसा एक क्षेत्र यह है भरत क्षेत्र, ये क्या भी कर्म भूमि है। ठीक इसी तरीके की रचना ऐरावत क्षेत्र में है। वहां पर भी आपको ऐसे ही एक विजयार्ध मिलेगा, वृषभाचल मिलेंगे, वहां की नदियों के नाम अलग होंगे। और इस तरीके की पूरी 6 खंडों की रचना, वहां पर भी चक्रवर्ती, तीर्थंकर आदि समय समय पर जैसे यहाँ भरत क्षेत्र में होते हैं वैसे वहां भी होते हैं। और वहां पर भी जो है परिवर्तन काल का, जैसा यहाँ भरत क्षेत्र में होता है वैसा वहां भी होता है। कितने क्षेत्र हुए ये, एक भरत और एक ऐरावत, और बीचों बीच में जम्बू द्वीप में एक आपने बना लिया सुमेरु पर्वत। ठीक है ना। उस सुमेरु पर्वत के पास में आपने बना लिए एक पूरब दिशा और एक पश्चिम दिशा। ठीक है ना। पूरब दिशा में पूर्व विदेह और पश्चिम दिशा में पश्चिम विदेह, और बीचों बीच में सुमेरु पर्वत। ठीक है। एक छोटी छोटी सी जानकारी के लिए, कहां विदेह है, ये यहां विदेह है, यहां पर तीर्थंकर रहते हैं। ठीक है ना। ये एक जम्बू द्वीप में एक सुमेरु पर्वत के आश्रित, एक सुमेरु पर्वत के अराउंड में इतनी चीजें मुख्य रूप से आपको ध्यान में रखना है। अब आप एक रचना अपने दिमाग में इमेजिन करो, जैसा यह जम्बू द्वीप के अंदर हमने एक सुमेरु पर्वत के आश्रित रचना बनाई है, ठीक ऐसी ही रचनाएं 4 जगह और हैं। वो 4 जगह कहां मिलेंगी, जब आप जम्बू द्वीप को क्रॉस करके पहुंचोगे लवण समुद्र में, फिर उसको भी क्रॉस करके पहुंचोगे धातकी खंड द्वीप में, तो वो धातकी खंड द्वीप के अंदर
दो रचनाएं, दो आपको सुमेरु पर्वत है ना, और एक सुमेरु पर्वत के इधर और उधर जितने पर्वत और क्षेत्र हैं, जितने कुलाचल हैं जो यहां बताया गया है, ठीक वैसी रचना धातकी खंड द्वीप में एक और दूसरी ओर आपको मिलेगी। आई बात समझ में? फिर आगे बढ़ोगे कालोदधी समुद्र, फिर आगे बढ़ोगे पुष्करार्ध द्वीप आएगा, है ना, तो उसमें भी फिर आपको दो सुमेरु पर्वत और उसके आसपास इसी तरीके के विधे, 6 कुलाचल, इसी तरीके की व्यवस्थाएं सब उधर भी हैं। और इस तरीके से आप देखोगे एक लाइन में ये 5 मेरु पर्वत आपको दिखाई देंगे। अब आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि ये जो 2.5 द्वीप है, इसके अंदर ही हमारे विशेष रूप से कुछ ऐसे चैत्यालय इत्यादि होते हैं जिनकी वंदना आदि मनुष्य भी कर सकते हैं, अकृत्रिम जनालयों की। और उसके बाहर होंगे तो वो सब करने वाले देवलोक होंगे। ये इसलिए भी जानना जरूरी है कि जिस मध्यलोक की आप चर्चा कर रहे हैं उस मध्यलोक में क्या क्या है, आप एक लिस्ट बना लो, है ना, फिर उस लिस्ट के अनुसार आपको बताएंगे कि इसमें, कभी आपने पढ़े ना मध्यलोक के 458 जनालय होते हैं। कितने सुने हैं ना? पूजा तो करते ही रहते हो, पूजा में तो बहुत परफेक्ट हो आप लोग, है ना, कुछ आए या ना आए पूजा तो आती है तो पूजा के भी कुछ लाभ मिलते हैं। कम से कम हमें इतनी गिनती तो याद हो जाती है, मध्यलोक के कितने जनालय होते हैं? 458। आप जानना चाहो कैसे बनते हो 458 है? जान लोगे? चलो पहले एक लिस्ट बनाओ, मैं कुछ चीजों के नाम बोल रहा हूं, लिखो पहले वक्षार पर्वत, फिर आगे लिखो रुचक वर पर्वत, फिर आगे लिखो कुंडल वर पर्वत, है ना, फिर आगे लिखो विजयार्ध पर्वत, फिर लिखो मानुषोत्तर पर्वत, फिर लिखो कुलाचल पर्वत, फिर लिखो ईश्वाकार पर्वत, फिर लिखो देवकुरु उत्तर कुरु, और लिखो नंदीश्वर द्वीप, और लिखो पंचमेरु पर्वत। अब आप इनकी संख्या लिखो। वक्षार पर्वत 16 होते हैं, एक विदेश एक सुमेरु पर्वत संबंधी, तो 5 विधेय के हो गए, 16 पंजे 80। रुचकवर पर्वत के सामने लिखो 4, और फिर क्या आया था कुंडलवर, इसके सामने भी 4 लिख लो। फिर आगे विजयार्ध पर्वत, विजयार्ध पर्वत आपके बनेंगे 170 क्षेत्र होते हैं, उसमें 170 विजयार्ध आएंगे, है ना, हाँ बताएंगे कैसे आएंगे। हाँ फिर लिखो मानसोत्तर पर्वत के आगे लिख लो 4, कुलाचल पर्वत, एक जम्बूद्वीप में 6, तो 5 में 6 पंजे 30 लिख लो, है ना। जो ऊपर आपने लिखा था ना वक्षार पर्वत, उसके साथ में 20 और होते हैं, अब आपको बताऊंगा, 100 लिख लो, पूरा 80 की जगह 100 लिख लो। ईश्वाकार ये 4 हो गए, इसके आगे भी 4 लिख लो। देव कुरु उत्तर कुरु, है ना, तो एक एक कुरु में एक एक वृक्ष होता है, तो 2 पंजे 10 इनको लिख लो। नंदीश्वर द्वीप के 52 लिख लो, और पंचमेरु के 16 पंजे 80 लिख लो। जोड़ के बताओ कितने हो गए? 458, है ना। ये जिनालय हैं। ये कहाँ के जिनालय हैं? ये पूरे मध्यलोक में इतने ही जिनालय होते हैं। कल किसी ने पूछा ना कि कौन कौन सी जगह पर जिनालय होते हैं या इन जिनालयों की क्यों महत्ता है। जो जहाँ पर जिनालय मुख्य रूप से हैं उनके नाम आपको बता दिए, है ना। तो जब कभी आपको मध्यलोक के जिनालयों की वंदना करने का भाव हो तो इतनी चीज़ों को याद कर लेना, ठीक है ना। इसके आगे का वर्णन बाद में करेंगे, आज का टाइम। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्यराणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धैर्य सासद मोक्ष पदम पावई।
सासद मोक्ष पदम पावई।